नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। इससे पहले हमने चैप्टर 10 तक समाप्त कर लिया है और अभी तक आपने चैप्टर 10 तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसे देखिए और जितना भी आपको समझ में आ रहा है ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आज हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। ये होगा चैप्टर 11 और यहाँ से यह जो चैप्टर है 11 और 12 दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए सबसे पहले हम 11 बता रहे हैं, उसके बाद से 12 बताएंगे। और कुछ मैसेज आए आप लोगों के कि 12 शुरू कर दीजिए, तो जब तक 11 आप नहीं समझेंगे तब तक 12 नहीं समझ में आएगा, इसलिए जो है हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी है क्या, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है, इसका प्रक्रम क्या है, इसके बारे में जो है हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए लाभदायक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एवं सबसे पहले हम इस अध्याय में पढ़ेंगे क्या, हम ये जानेंगे कि इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जैसे कि जीवाणु है, कवक है, इष्ट है, इनका प्रयोग करके, इन सभी का प्रयोग करके हम कौन से उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रियाएं हैं और ये कितना हमारे लिए लाभदायक है और इसके सिद्धांत क्या हैं, प्राप्त करने के सिद्धांत क्या हैं। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। यानी कि पूरा हमारा फोकस होगा इस अध्याय में कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जीवाणुओं या कवकों या इष्ट का प्रयोग करके हम अपने लिए, मानव के लिए लाभदायक कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं और किस प्रकार से करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये सारी बातें जो है हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस अध्याय में सबसे पहले समझेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बात कि यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो होगा क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 11, जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, बायो का संबंध है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब कि जीवित जीव से, जीवित जीव से, यानी कि जो जीव जीवित है और उन जीवों का उपयोग करके हम
जो है कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होगा। इसी जीव की बात जो है यहाँ पे आज हम करने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का उपयोग करके मानव के लिए लाभदायक पदार्थों का बना सकते हैं, उत्पन्न करते हैं। हम लोगों के लिए जो भी उपयोगी पदार्थ है, एंजाइम है, प्रतिजैविक है, टीके हैं, वैक्सीन है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं तो यही कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जितने भी सारे हम पदार्थ अपने यूज के लिए सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, यही कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत बहुत समय पहले से हो चुकी है। जैसे कि बहुत समय पहले से सिरका बनाया जा रहा है। सिरका बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से ब्रेड बनाने के लिए जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सभी ये जैव प्रौद्योगिकी के ही अंतर्गत आते हैं। ये सभी जैव प्रौद्योगिकी ही है। लेकिन अगर हम इसका प्रोडक्शन औद्योगिक रूप में करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, तब यह कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। अगर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए करते हैं तो हम इसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। हम इसे जो है जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव समाज के लिए लाभदायक उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसे ही कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। चलिए इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव समाज के लिए लाभदायक उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में किया जाता है और यही तो है जैव प्रौद्योगिकी। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है क्या करने में, तो मानव समाज के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसी को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तब हम इसको हम लिख देंगे कि ये जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो व दूसरा है टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ जीवित कोशिका या उसके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग द्वारा लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के
बना है। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवित कोशिका, बायो का अर्थ अभी हमने बताया कि जीवित जीव से संबंधित है, यानी कि जो भी जीवित कोशिका है या उसके घटक है, जैसे कि उत्तक हो गए, टिश्यू या अन्य, तो कह सकते हैं कि जीवित कोशिका या उसके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइम, उनसे जो प्राप्त एंजाइम होते हैं उनका प्रयोग लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जीवित कोशिका का या जीवित कोशिका के संबंधित, कोशिका से संबंधित घटकों का उपयोग जो है लाभदायक उत्पादों को प्राप्त करने में किया जाता है, उसे ही कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। उसे ही कहा जाता है क्या चीज़? तो जैव प्रौद्योगिकी। जैसे कि हम किसी भी बैक्टीरिया का यूज करते हैं और उस बैक्टीरिया से कोई लाभदायक पदार्थ प्राप्त करते हैं, लाभदायक उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो इसी को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैसे मान लो कि हमें इंसुलिन प्राप्त करना है, हम इंसुलिन प्राप्त करना चाहते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और जिस पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ रहता है उसमें जो है इंसुलिन की कमी होती है, मतलब कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ रोग होता है। तो अब हमें इंसुलिन प्राप्त कैसे होगा? तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति का सेल्स लेंगे, सेल्स का जेन्स लेंगे जिसमें इंसुलिन है, और उस इंसुलिन को हम बाहर से क्या करेंगे? तो उस रोगी व्यक्ति में इंजेक्ट करेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि हमने जो है उस जिसमें इंसुलिन की कमी है उसमें जो है जिस कोशिका के इंसुलिन में अधिकता है उसको हमने ट्रांसफ़र किया, इंजेक्ट किया। तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म जीव की ही कोशिका का प्रयोग किया जा रहा है, सूक्ष्म जीव के ही उसके उत्पाद का ही उपयोग किया जा रहा है, उसी कोशिका का उत्पाद का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो वही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है, उसे ही कहा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। फिर हम इसमें लिखेंगे क्या? इसी में हम और 2 लाइन लिखेंगे। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, इष्ट, पादप आदि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, इष्ट, पादपों एवं जंतु कोशिकाओं अथवा उत्तकों से किसी भी जीवित तंत्र का उपयोग मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। ही क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है जैसे कि जीवाणु है, कवक है, इष्ट है, या पादप और जंतु की कोशिका या उसके उत्तक है, किसी भी जीवित तंत्र का उपयोग मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। मतलब किसी भी दूसरे जीवों का प्रयोग जो है मानव के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने में किया जाता है, और इसे ही कहा जाता है जैव
प्रौद्योगिकी। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या है ये जैव प्रौद्योगिकी। तो एक यूरोपियन संस्था है और यूरोपियन संस्था ने इस जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया है। किस प्रकार से किया है? तो उन्होंने कहा है कि नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव या जीवित कोशिका अथवा उसके घटकों का आणविक स्तर पर उपयोग या समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो यूरोपियन संस्था ने इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा दिया था और ये परिभाषा कई बार पूछता है कि यूरोपियन संस्था ने जैव प्रौद्योगिकी का क्या परिभाषा दिया। तो उस परिभाषा को अभी हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम इसे नोट करते हैं। चलिए यूरोपियन संस्था के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या परिभाषा उसने दिया। तो यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ द्वारा यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ, इसको बोला जाता है EFB। EFB क्या? यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ, EFB। इसका पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनके द्वारा जो है परिभाषा दी गई है, के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई। कौन सी परिभाषा दी गई इनके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की? तो नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए, नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव या जीवित कोशिका अथवा उनके घटकों का आणविक स्तर पर उपयोग या समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये यूरोपियन संस्था ने परिभाषा दिया क्या? कि नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव या जीवित कोशिका अथवा उनके घटकों का आणविक स्तर पर उपयोग या उसका समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जो जीवित जीव है, प्राकृतिक विज्ञान या जीव या जीवित कोशिका या उसके घटकों का उपयोग आणविक स्तर पर मानव कल्याण के लिए किया जाता है और इसी को कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी की पूरी बातें जो है आप समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत है? इससे पहले हमने पूरा समझाने का प्रयास किया जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, इसमें क्या किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत।
जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में। तो जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का विकास जो है दो मुख्य तकनीकों द्वारा हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो है दो मुख्य तकनीकों का मुख्य योगदान है। कौन कौन सी हैं इसके भी बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य दो तकनीकें सम्मिलित हैं। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में दो तकनीकें सम्मिलित हैं। एक को कहते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक इंजीनियरिंग। एक को कहेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, तो जो दूसरा है वह है क्या, तो रासायनिक इंजीनियरिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जो है अध्ययन मुख्य रूप से दो तकनीकों द्वारा किया जाता है। एक को कहते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक इंजीनियरिंग यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये है दो मुख्य तकनीकें इसमें जो है सम्मिलित है, मतलब कि दो तकनीकों का यहाँ पे योगदान है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या। आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या, तो अगर किसी जीव के डीएनए में फेरबदल करके उसके लक्षणों को परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी जीव के डीएनए में, दो जीवों के बीच डीएनए का फेरबदल कर दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा डीएनए होगा उसमें वैसा लक्षण होगा, और इसी को जो है कहा जाएगा क्या, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो जो डीएनए है, डीएनए का फेरबदल करके, जीवों में डीएनए का फेरबदल करके जो है हम उसके परिवर्तित लक्षणों को प्राप्त करते हैं और जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को कहा जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जैसे कि कॉटन, जैसे कि रुई। तो कहने का मतलब है कि जो कॉटन का पौधा होता है उस पर जो कॉटन लगता है, जो रुई लगता है, उसमें जो है एक प्रकार का कीड़ा लगता है और वह कीड़ा जो है उस कॉटन को नष्ट कर देता है खा करके। अब कौन सा उपाय किया जाए कि जो कॉटन है वो क्या हो जाए, कौन सा उपाय किया जाए कि जो कॉटन है उसका कीड़ा मर जाए। तो हम क्या करते हैं कि बाहर से जो है उस कीड़े को मारने वाले जो भी टॉक्सिक है, उस टॉक्सिक को बनाने वाले जो जीन है उसको इंजेक्ट करते हैं कॉटन के पौधे में, और जब पौधे में जाता है तो सभी सेल्स में जो है क्या कर देता है, तो वह टॉक्सिक उत्पन्न कर देता है। अब जो है कॉटन का कीड़ा आएगा, उसे खाएगा तो उसके अंदर टॉक्सिक चला जाएगा और जिस कारण से वह मर जाएगा, और
इससे जो है हम कॉटन को बचा सकते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि किसी दूसरे स्रोत से इसके लिए बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया का जो जीन है उसको कॉटन के पौधे में हमने क्या किया, तो इंजेक्ट किया, और वह बैक्टीरिया का जो जीन है वह उस कॉटन के पौधे के कीड़े के लिए जो है टॉक्सिक उत्पन्न किया। तो इसी को कहा जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसे ही कहते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग। एक बात याद रखिए कि हमारे शरीर में जितने भी सारे चीज़ें बने होते हैं, जितनी भी सारी लक्षणें उत्पन्न होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें बनी होती हैं, उसे रेगुलेट कौन करता है, तो वह है जीन। और जीन किस पर होता है, तो डीएनए पर, गुणसूत्रों पर। और प्रत्येक लक्षण के लिए, प्रत्येक शरीर में जो भी चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए यही जीन उत्तरदायी होते हैं, यही जीन उत्तरदायी होते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी जीन की कमी हो जाती है और जिस कारण कि हमारा वो अंग या वह पार्ट जो है ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति के जीन को अपने अंदर प्रवेश करा करके जो है उस तरह के लक्षण को प्रदर्शित कर सकते हैं। उस तरह का लक्षण फिर से हम अपने शरीर में स्थापित कर सकते हैं, और इसे ही कहते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे ही कहा जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। यानी कि डीएनए ही बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, और डीएनए के ही कारण हमारे शरीर में सारे लक्षण जो है आते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, तो जो रासायनिक इंजीनियरिंग है, तो रासायनिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रक्रमों में रोगाणु रहित वांछित जीवाणु या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की वृद्धि या लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी पदार्थ जैसे प्रतिजैविक टीके, एंजाइम, हार्मोन आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका मतलब कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम जो है विभिन्न प्रकार के टीके, एंजाइम, हार्मोन आदि का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होता है, और इसको जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जो है रासायनिक इंजीनियरिंग। तो दोनों चीज़ें जो है आप समझ चुके हैं, इसी का विस्तार जो है हम अब बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिख देते हैं, और उसके बाद से जो है हम एक एक करके दोनों को खूब अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लिख लेते हैं। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ अथवा डीएनए में आवश्यकतानुसार फेरबदल करके फिनोटाइप इसका मतलब होता है लक्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्या मतलब कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए, उसमें जो है फेरबदल करके वांछित या उपयुक्त लक्षण उत्पन्न करना ही कहलाता है क्या, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और रासायनिक इंजीनियरिंग में हमने बताया कि जीवों का उपयोग करके जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे कि टीके हैं, प्रतिजैविक एंजाइम, हार्मोन, इसका उत्पादन करना मानव कल्याण के लिए, वह क्षेत्र आता है किसमें, रासायनिक इंजीनियरिंग में। तो इसे लिखेंगे रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित वांछित
जीवाणु या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि द्वारा लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक टीके, हार्मोन एंजाइम आदि का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये है रासायनिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी में जो उत्पाद हम प्रयोग करते हैं इन सुकेंद्रकी कोशिकाओं का उपयोग करके, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, टीके, हार्मोन, एंजाइम, ये सभी हम प्राप्त करते हैं जिसके अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के जिस शाखा के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं रासायनिक इंजीनियरिंग। उसी को बोला जाता है रासायनिक इंजीनियरिंग। तो आप जो है यहाँ पे पूरी बातें ये समझ चुके हैं कि ये आनुवांशिकी इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हम मिटाने वाले हैं, तो इसे जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के बारे में। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या? तो इसको एक और नाम दिया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी या रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। इसे जो है एक और नाम दिया जाता है क्या? तो रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। इसे कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। तो ये तीनों नाम जो है आपको याद रखना होगा। ये तीनों नाम है क्या, किसके? एक ही चीज़ के नाम है क्या? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? तो वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही क्या कहलाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो क्या मतलब इसका कि डीएनए में फेरबदल करके, मतलब कि एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति में लगा करके, या एक व्यक्ति का जीन दूसरे व्यक्ति में स्थापित करके, यही कहलाता है डीएनए में फेरबदल करना। तो ये है क्या? अभी हमने इसके बारे में समझ लिया कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या। तो वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही कहलाता है क्या? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन मैनिपुलेशन। तो वैज्ञानिकों द्वारा लिखेंगे यहाँ पे, वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही
जीन मैनिपुलेशन। या आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही जीन मैनिपुलेशन या क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ही है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते किसे हैं, ये तो हमने जान लिया कि जो वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना ही कहलाता है क्या, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसका मुख्य ध्येय क्या है, इसका मुख्य ध्येय तो इसमें होता क्या है, तो कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है, डीएनए की मरम्मत किया जाता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटा करके जोड़कर या विस्थापन करके ऐच्छिक गुणयुक्त डीएनए का निर्माण किया जाता है। और उस ऐच्छिक गुण वाले डीएनए का निर्माण हो जाने के बाद उसे जीवधारी में प्रवेश कराकर जो है उनमें लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। यही ध्येय है किसका, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी कि कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण करना, डीएनए की मरम्मत करना, डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को हटाकर जोड़कर या विस्थापन करके ऐच्छिक गुण युक्त डीएनए का निर्माण करना और उसे जीवधारी में प्रवेश करा करके उससे लक्षण उत्पन्न करना ही किसका ध्येय है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। एक एक बात जो है ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह जो लेसन है थोड़ा टफ है और सारी बातें जो है यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जो है इसे समझ सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, इसका ध्येय क्या है, ये तो समझ लिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए का फेरबदल करना एक जीव से दूसरे जीव में। लेकिन इसका ध्येय क्या है, इसमें क्या किया जाता है, तो कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण होता है। अब कैसे करेंगे कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण, तो डीएनए की मरम्मत करेंगे या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटा करके दूसरा जो है न्यूक्लियोटाइड उसमें जोड़ेंगे या उसका विस्थापन करेंगे और उपयुक्त गुण वाला डीएनए का निर्माण होगा। जो उपयुक्त गुण वाला डीएनए का निर्माण होगा उसी को हम कहेंगे कृत्रिम डीएनए। और उस कृत्रिम डीएनए को जो है जीवधारी में स्थापित करके उपयुक्त लक्षण उत्पन्न करेंगे और इसी को कहा जाएगा, यही क्या है, तो यही आनुवांशिकी इंजीनियरिंग की ध्येय है, यही आनुवांशिक इंजीनियरिंग की ध्येय है। इसका जो है हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने बात किया कपास का, ठीक है ना, ये जो है एक कपास का पौधा है, ये जो है एक कपास का पौधा है और ये जो है यहाँ पे उसका कपास फल लगा, रुई लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीड़ा पड़ता है इसका, जिसका नाम है बॉलवर्म, जिसका नाम है क्या चीज़, बॉलवर्म। और ये क्या करता है कि इस कपास को खाकर नष्ट कर देता है, कपास का उत्पादन होने ही नहीं देता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है क्या, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बैसिलस क्या है, तो ये बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, इस बैक्टीरिया का उपयोग हम करेंगे क्या करने के लिए, तो इस बॉलवर्म को हटाने के लिए, क्योंकि इस बैक्टीरिया में टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन होता है, जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिन होता है। और हम क्या करते हैं इसके लिए, तो इस बैक्टीरिया के जो ये डीएनए है, इस बैक्टीरिया का डीएनए, इस डीएनए को निकाल लेंगे या इसके जीन को जो है हम क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं और उसे जो है निकालने के बाद उसकी जो है लैब में वृद्धि कराते हैं और उसके बाद से वृद्धि होने के बाद
इसको जो है इसमें इस पौधे में इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्ट करने पर क्या होता है कि इसमें जो है इस टॉक्सिन को बनाने वाला सभी कोशिकाओं में जीन स्थापित हो जाता है, और जब ये बॉलवर्म जो है इनको खाता है तो उसके अंदर भी ये टॉक्सिक चला जाता है, और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही किया जाता है किसमें, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में। इसमें हम लिखेंगे कि इसका ध्येय क्या है। कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण डीएनए का मरम्मत न्यूक्लियोटाइडों को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके ऐच्छिक गुणों युक्त डीएनए प्राप्त करना और इसी डीएनए को जीवधारी में प्रवेश कराकर ऐच्छिक गुणों को उत्पन्न करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का ध्येय है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ध्येय है। तो क्या मतलब कि वही कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण करना, डीएनए की मरम्मत करना, न्यूक्लियोटाइड को हटाकर जोड़कर या विस्थापित करके ऐच्छिक गुणों युक्त डीएनए को प्राप्त करना, और इसी डीएनए को जीवधारी में प्रवेश कराकर ऐच्छिक गुणों को उत्पन्न करना ही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यही ध्येय है। तो इतनी बातें जो है हम समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ और बातों को समझेंगे। यहाँ पे हम और कुछ लिख लेते हैं। अब ये चीज़ जो मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद से कुछ और बातें यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी भी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इंजीनियरिंग है, कहीं पे ये जो है छूटा हुआ है तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है, तो डीएनए तकनीकी भी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए को लेकर एक नया डीएनए बनाया जाता है। दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए लेकर, पूरी बात अभी हम समझाएंगे। तो दो अलग अलग स्रोतों से जो है डीएनए लेकर एक नया डीएनए बनाया जाता है,
दोनों डीएनए को जोड़ा जाता है, कह सकते हैं। दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए ले करके उसे जोड़ा जाता है और एक नया डीएनए बनाया जाता है, और इसे ही कहा जाता है क्या, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो डीएनए बनेगा उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस तकनीकी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए लिया जाता है। अलग अलग स्रोतों से क्या किया जाता है, तो डीएनए लिया जाता है। उसे मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है। इस नए बने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ये है पूरा कि इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए लिया जाता है और उससे एक नया डीएनए बनाया जाता है, और जो नया डीएनए बनता है उसे ही कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। उसे कहते हैं क्या चीज़, तो रिकॉम्बिनेशन। अब इसको जो है हम थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी है वो किस तरह से कार्य करती है। आपस में जो डीएनए जुड़ते हैं वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो है जीव है कोई, ये जो है जीव है। इसमें क्या करना है, तो डीएनए को स्थापित करना है। हमने एक स्रोत से लिया क्या चीज़, तो डीएनए, और इस डीएनए को इसमें स्थापित किया, जब ये बना इस जीव में जो डीएनए, इसे ही बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और डीएनए बनाने की ये तकनीकी ही कहलाती है। डीएनए इसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके द्वारा बनता है उसे ही कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने कपास लिया था, और कपास में जो है बीटी बैक्टीरिया का डीएनए हमने इसमें स्थापित किया, तो यह डीएनए जाकर के कपास में जो नया डीएनए का रूप लेगा उसी को कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे जो है इसको जो है और भी अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये, हम इसे क्यों कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। इसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी क्यों कहेंगे, तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी क्यों कहा जाता है, क्यों इसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहा जाता है, इसके बारे में हम जो है एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन एक हार्मोन है, अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया। तो इंसुलिन हम कैसे बनाएंगे, तो इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं क्या, कि बैक्टीरिया लेते हैं। ये है बैक्टीरिया,
और ये जो है बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, मतलब कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, और उसी को नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, इसे नाम दिया जाता है क्या चीज़, तो प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड को जो है निकाल लिया जाता है, इसी प्लाज्मिड को जो है क्या किया जाता है, तो निकाल लिया जाता है। अब दूसरा काम क्या करते हैं इसमें कि जिस मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में बनता है, यानी कि पैंक्रियाज में बनता है, और वहाँ से जो है उसकी सेल्स को निकाला जाता है। जैसे कि ये ह्यूमन सेल्स है, ये क्या है, तो ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन सेल। कौन सी, तो इंसुलिन हार्मोन वाली, इंसुलिन हार्मोन वाली। तो इसका डीएनए होगा, डीएनए, और उस डीएनए को जो है क्या है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इसमें उपस्थित है। कौन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है इसमें उपस्थित है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इसमें उपस्थित है। क्या है, तो ये ह्यूमन सेल है। अब क्या किया जाता है कि इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को जो है निकाल लिया जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को जो है निकाल लिया जाता है, डीएनए को यहाँ से निकाल लिया जाता है, और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को इस ह्यूमन सेल से निकाला जाता है। ये क्या है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इसमें से, इस डीएनए में से निकाला जाता है ह्यूमन बॉडी सेल से, ह्यूमन बॉडी सेल से। दूसरा काम क्या किया जाता है कि इसको जो है काटा जाता है, डीएनए को काटा जाता है, डीएनए इज कट विथ किससे काटेंगे, तो एक प्रकार का एंजाइम है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके द्वारा जो है इसको काट लिया जाता है, जैसे कि यहाँ से इसको काट लिया गया, ठीक, इसको जो है किसके द्वारा, तो डीएनए को काटा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब जो है क्या किया जाता है कि इस काटे गए भाग में इस इंसुलिन वाले जीन को जोड़ा जाता है, काटे गए भाग में जो है इस इंसुलिन वाले जीन को जो है जोड़ा जाता है। ये वाला जो पार्ट है उसको जो है यहाँ पे क्या किया गया, तो जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो जोड़ने से इसको जो है जोड़ा गया तो एक नया डीएनए बना, एक नया डीएनए बना। इसको जोड़ा कैसे जाएगा, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज द्वारा, लाइगेज एंजाइम से जो क्या किया गया, दोनों के डीएनए को, दोनों के जीन को जो है जोड़ा गया। अब जो ये नया जीन बना, नया डीएनए बना, इसी को नाम दिया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, इसे ही कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको क्या किया जाता है कि इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करवाया जाता है, दूसरे बैक्टीरिया में जो है प्रवेश कराया जाता है। किसको, तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को। ये जो है रिकम्बिनेंट डीएनए है, और ये जो है इस बैक्टीरिया का डीएनए। अनदर बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया, इसमें जो है इसे प्रवेश कराया जाता है। अब इस बैक्टीरिया को जो है बड़े बर्तन में, इस बैक्टीरिया को जो है बड़े बर्तन में रखा जाता है, क्या करने के लिए,
तो ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए इस बैक्टीरिया को बड़े बर्तन में जो है वृद्धि करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद से अब जो स्वच्छ बैक्टीरिया तैयार होगा, स्वच्छ बैक्टीरिया इस डीएनए वाला, कौन, इंसुलिन डीएनए वाला, उसको जो है शीशी में भर दिया जाता है, भर के रख दिया जाता है। और जिसको जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है उसमें जो है इसको जो है प्रवेश कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो इंसुलिन हार्मोन बना, यहाँ पे दो स्रोत का डीएनए लिया गया, एक बैक्टीरिया का और एक ह्यूमन का, और दोनों को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया गया जिसे कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया में क्या किया गया, तो उसको ग्रो कराया गया दूसरे बैक्टीरिया में, और वहाँ से जो इंसुलिन प्राप्त हुआ उसका उपयोग जो है उस व्यक्ति में किया जाएगा जिसमें हार्मोन की कमी है। तो ये सारा जो है क्या कहलाता है, सारा प्रोसेस करने का रिकम्बिनेशन कहलाता है, और जो इसमें डीएनए बन रहा है उसे कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी, जो भी हमने यहाँ पे बात किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। और आगे हम जो है जानेंगे, इससे आगे के टॉपिक बहुत ही जल्द हम उपलब्ध कराएंगे। इस भाग में हम इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।